हेलो फ्रेंड्स, चर्चा में आज बात करते हैं एक ऐसे जीएसटी फैसले की जिसकी शुरुआत किसी करोड़ों रुपए के टैक्स इनवॉइस से नहीं बल्कि एक साधारण फ्लैट बायर की शिकायत से हुई। लेकिन धीरे धीरे यही शिकायत इतनी बड़ी बन गई कि आखिरकार मामला जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी कि जीएसटी-80 तक पहुंचा और वहां से ऐसा फैसला आया जिसने पूरे रियल एस्टेट सेक्टर, बिल्डर्स, होम बायर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए एक महत्वपूर्ण लीगल प्रिंसिपल स्थापित कर दिया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बायर की शिकायत करोड़ों रुपए के एंटी प्रॉफिटरिंग केस में बदल गई। आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या खास रहा इस पूरे मामले। पूरा मामला एमआर इंडिया लिमिटेड के गुड़गांव ग्रीन्स रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से जुड़ा है। जब 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ तब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में टैक्स सिस्टम पूरी तरह से बदल गया। पहले बिल्डर्स को कई टैक्सेस का पूरा क्रेडिट नहीं मिलता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी का दायरा काफी बढ़ गया। सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स और कई अन्य गुड्स एवं सर्विसेज पर दिए गए जीएसटी का क्रेडिट अब बिल्डर्स अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। सरकार की सोच बिल्कुल साफ थी कि अगर बिल्डर को टैक्स का अतिरिक्त बेनिफिट मिलता है तो उसका फायदा फ्लैट बायर्स तक भी पहुंचना चाहिए ताकि उनकी इफेक्टिव कॉस्ट कम हो सके। यही उद्देश्य सेक्शन 171 सीजीएसटी एक्ट का भी है। लेकिन यहीं से विवाद शुरू हुआ। गाजियाबाद के एक होम बायर ने शिकायत की कि जीएसटी लागू होने के बाद बिल्डर को अतिरिक्त आईटीसी का लाभ तो मिला, लेकिन उस बेनिफिट का उचित हिस्सा बायर तक नहीं पहुंचाया गया। यह शिकायत एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी तक पहुंची और फिर मामला डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग यानी कि डीजीएपी को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया गया। खास बात यह रही कि जांच केवल शिकायतकर्ता के फ्लैट तक सीमित नहीं रही। डीजीएपी ने पूरे प्रोजेक्ट की जांच शुरू कर दी। प्रोजेक्ट की परचेज डिटेल्स, जीएसटी रिटर्न्स, बुक्स ऑफ अकाउंट, कस्टमर लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का गहराई से परीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि प्रोजेक्ट में कुल 642 फ्लैट्स थे, जिसमें से 577 होम बायर्स इस इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। प्री जीएसटी पीरियड में बिल्डर को उपलब्ध टैक्स क्रेडिट का रेशियो तकरीबन 9.41% था, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद यही बढ़कर लगभग 11.85% हो गया। यानी कि बिल्डर को लगभग 2.44% अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिला। डीजीएपी का कहना था कि यह अतिरिक्त बेनिफिट बिल्डर का अतिरिक्त प्रॉफिट नहीं बन सकता। कानून के अनुसार इसे बायर्स तक कमेंसुरेट रिडक्शन इन प्राइस यानी कि उचित मूल्य कमी के रूप में पहुंचना अनिवार्य है। इसी आधार पर डीजीएपी ने करोड़ों रुपए के एंटी प्रॉफिटरिंग बेनिफिट की गणना की और अपनी रिपोर्ट ट्राइब्यूनल के सामने पेश कर दी। हालांकि बिल्डर ने ट्राइब्यूनल के सामने कई महत्वपूर्ण दलीलें रखी। उनका कहना था कि उन्होंने पहले ही अधिकांश बायर्स को बेनिफिट दे दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि एंटी प्रॉफिटरिंग की कैलकुलेशन का कोई फिक्स फॉर्मूला कानून में नहीं है, इसलिए डीजीएपी की मेथोडोलॉजी सही नहीं है। बिल्डर ने यह भी तर्क दिया कि कुछ बायर्स को उन्होंने आवश्यकता से अधिक बेनिफिट दे दिया है, इसलिए जिन बायर्स को कम बेनिफिट मिला है उसका एडजस्टमेंट कर दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूरा मामला समय सीमा यानी नेचुरल जस्टिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया के आधार पर भी नहीं टिकता है। लेकिन जीएसटी-80 ने इस सभी दलीलों पर विस्तार से विचार करने के बाद एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला दिया। ट्राइब्यूनल ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि एंटी प्रॉफिटरिंग के लिए कोई एक फिक्स फॉर्मूला सभी इंडस्ट्रीज पर लागू नहीं हो सकता। हर इंडस्ट्री और हर प्रोजेक्ट की अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं, इसलिए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में पूरे प्रोजेक्ट की कुल टैक्स सेविंग्स निकालकर उसे टोटल सेलेबल एरिया के आधार पर सभी एलिजिबल बायर्स में समान रूप से बांटना ही सबसे उचित तरीका है। ट्राइब्यूनल ने डीजीएपी की मेथोडोलॉजी को भी सही माना और कहा कि यह दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है। ट्राइब्यूनल ने एक और बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया। उसने कहा कि अगर किसी बायर को ज्यादा बेनिफिट मिल गया है तो उसका एडजस्टमेंट किसी दूसरे बायर के हिस्से के बेनिफिट से नहीं किया जा सकता। हर होम बायर का अधिकार अलग अलग है और प्रत्येक बायर को उसका पूरा वैधानिक बेनिफिट मिलना ही चाहिए। यानी कि एक कस्टमर का अधिकार दूसरे कस्टमर के बेनिफिट को समाप्त नहीं कर सकता। यह फैसला भविष्य के सभी एंटी प्रॉफिटरिंग मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जाएगा। इस निर्णय का संदेश केवल बिल्डर के लिए नहीं बल्कि हर उस बिजनेस के लिए है जिसे जीएसटी के कारण अतिरिक्त बेनिफिट या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। अगर कानून कहता है कि उसका लाभ कस्टमर तक पहुंचना चाहिए तो केवल अकाउंट एंट्रीज बना देना ही काफी नहीं है। जरूरत पड़ने पर डिपार्टमेंट यह भी जांच करेगा कि वास्तविक लाभ कंज्यूमर तक पहुंचाया गया
या नहीं। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर वर्किंग पेपर्स, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और लीगल कंप्लायंस अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। वहीं होम बायर्स के लिए भी यह फैसला उनके अधिकारों को और अधिक मजबूत करता है। इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीएसटी केवल टैक्स कलेक्शन का कानून नहीं है, बल्कि कुछ हद तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी कानून है। अगर सरकार किसी बिजनेस को टैक्स बेनिफिट देती है तो उसका अंतिम लाभ आम कंज्यूमर तक पहुंचना ही चाहिए। जीएसटी ने अपने इस फैसले से यही सिद्धांत दोबारा मजबूत किया है कि टैक्स बेनिफिट किसी का अतिरिक्त प्रॉफिट नहीं, बल्कि कंज्यूमर का वैधानिक अधिकार भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसे महत्वपूर्ण जीएसटी जजमेंट्स को सरल भाषा में समझना हर टैक्स पेयर, बिल्डर, सीए, एडवोकेट और टैक्स प्रोफेशनल के लिए जरूरी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके भी हमें इस विषय पर, इस मुद्दे पर, इस केस पर अपनी राय जरूर बताएं। जीएसटी और टैक्स लॉस की ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट्स को आसान भाषा में पाने के लिए हमारे मिलते हैं चर्चा में अगली बार एक नई चर्चा, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।